आज हमने स्टार्ट करना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जीओसी भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें आप स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है। हाइड्रोकार्बन में आपको दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर कार्बन। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो या इनके डेरिवेटिव्स हो। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि आपने हाइड्रोकार्बन से उनको फर्दर डिराइव किया होता है। इन सारे कंपाउंड्स को आप स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ब्रीफ सा अगर हम इंट्रोडक्शन देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल है आपके पास मीथेन, डीएनए, यूरिया, डीटीटी। ये डीटीटी मेडिसिन होती है, इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ होती है, इंसेक्ट किलर्स के तौर पे। पेंसिलिन, निकोटीन, एस्पिरिन, ये सारी डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ कंपाउंड्स फिर भी ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन इसके बावजूद वो ऑर्गेनिक नहीं है। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बैकबोन होता है कार्बन। तो कार्बोनेट में कार्बन प्रेजेंट है, सायानाइड में कार्बन प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट में तो हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। लेकिन जब इनको थॉरोली स्टडी किया गया तो पता चला कि इनके जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली होती है, यानी ऑर्गेनिक करेक्टरिस्टिक्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की या मोनोऑक्साइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, वो भी ऑर्गेनिक नहीं होता नेचर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बैकबोन होती है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैकबोन है वो कार्बन होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो उस टाइम जब लोगों को साइंस का नॉलेज नहीं था प्रॉपर, उस टाइम भी लोग मेडिसिन्स को एक्सट्रैक्ट करते थे प्लांट से या एनिमल से। और प्लांट्स और एनिमल से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं मेनली इनकी जो नेचर होती है वो ऑर्गेनिक होती है। एंशियंट इरा में इट वॉज प्रोड्यूस्ड विलो बार्क विच वॉज यूज्ड एज अ पेन किलर। विलो बार्क जो है ना, एक दरख्त की छाल होती है, जिसे उर्दू में बेद का दरख्त बोलते हैं। इसकी जो छाल होती है, इसकी जो बार्क होती है, उसके अंदर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि एस्पिरिन में भी यूज़ होता है। तो अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, मतलब उस टाइम उनको नॉलेज नहीं था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन यूज़ वो उस टाइम भी इसको कर रहे थे। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न साइंस इन द अर्ली 1800s बाय जॉन जैकब बर्जीलियस। जॉन जैकब बर्जीलियस ने उस टाइम दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया था केमिकल कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते थे, और इनऑर्गेनिक उन्होंने उनको नाम दिया था जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल किए जाते थे। उसी टाइम एक थ्योरी भी प्रपोज की गई थी जिसे कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए वाइटल किस्म की फोर्स चाहिए होती है जो सिर्फ नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है। आप इनको खुद से लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते क्योंकि लैब में वो वाइटल फोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन लेटर ऑन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करके इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। फ्रेडरिक वोहलर ने क्या किया था, वोहलर ने मिक्स किया था सिल्वर सायानेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ, और एज अ रिजल्ट अमोनियम सायानेट की फॉर्मेशन हुई थी। इस अमोनियम सायानेट को फर्दर उन्होंने हीट किया और ये कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर। अब यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से यूरिया की प्रिपरेशन के साथ ही वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट भी हो गई, और ये पहला वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर हुआ। इसके बाद फिर बहुत सारे कंपाउंड जो है वो लैब में प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है कार्बन। तो ब्रीफली अगर हम कार्बन फैमिली को देखें तो कार्बन फैमिली है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 14 जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट भी हम डिटेल के साथ देख चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं यानी ग्रुप 14 में कार्बन फैमिली में, वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनिक या टिन बोलते हैं इसको, लेड एंड फ्लोरोवियम।
फ्लेरोवियम को यूजुअली इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता। बाकी जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्पॉर्टेंस की रीज़न भी हम देखेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपने इस ग्रुप की याद रखनी है। ग्रुप 14 जो है इनके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सब शेल के लेवल पे देखें तो वो इस तरह से होते हैं कि NS2 NP2, यानी जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें 2 S सब शेल में होते हैं, 2 P सब शेल में होते हैं। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये बेसिक है फॉर ऑल लाइफ। कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत रखता है, एबिलिटी रखता है, वो भी अभी हम देखेंगे। कार्बन स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी भी रखता है। ह्यूज नंबर ऑफ केमिकल जो है वो कार्बन फैमिली के या कार्बन के फैमिली की बात नहीं करती, क्योंकि फैमिली में तो बाकी एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट हैं। कैटिनेशन की बात करें तो लॉन्ग चेन जो बनाने की एबिलिटी होती है या सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की, इसे कहा जाता है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन इज द लिंकेज ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इनटू लॉन्गर चेन्स। कैटिनेशन जो है यूजुअली एलिमेंट तब करता है जब उसका अपने एलिमेंट के साथ बनाया जाने वाला बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इसलिए कार्बन जो है वो बड़ा हैप्पीली कैटिनेशन करता है। दूसरी बात यह कि कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग की एबिलिटी होती है, इसलिए कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है। वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो ब्रांच्ड भी हो सकती है। वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना स्पेशल प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है? मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। अब उन प्रेजेंट है का मतलब ये नहीं है कि सारे नेचुरली प्रेजेंट हैं, उनमें कुछ हमने आर्टिफिशियली लैब्स के अंदर सिंथेसाइज किए हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी होती है कार्बन में। ना सिर्फ लॉन्ग चेन बनाने की बल्कि रिंग्स बनाने की एबिलिटी भी होती है। लाइक एरोमेटिक कंपाउंड जो हम देखते हैं उनमें कार्बन रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डायमंड एंड ग्रेफाइट ये भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, इनके अपने यूजेस हैं जो कि हम इनऑर्गेनिक में देख भी चुके हैं। कार्बन जो है वो यूनिक सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो एलिमेंट्री स्टेट में अपने एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। लाइक सिलिकॉन है, लाइक बोरॉन है, फास्फोरस है, तो वो सेल्फ लिंकेज तो कर लेते हैं। लेकिन कार्बन की ब्यूटी ये है कि ये हाइड्रोजन के साथ भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड बना लेता है। और इसके अलावा जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं जो कि मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन ना सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं बल्कि ये बाकी हाई नेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है। लाइक आपके पास है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था आपने उसको रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ, तो इससे नए कंपाउंड्स भी बन जाएंगे। तो कार्बन बाकी एलिमेंट के साथ लिंक करने की एबिलिटी भी रखता है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर से भी आपको मिल जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन इन्वेंशन के रिजल्ट में भी आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं। तो कार्बनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? वो ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं कार्बनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल में आपके पास कोल भी आ जाते हैं, नेचुरल गैस भी आ जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। इन सब के अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक की नेचर है, तो आप यहाँ से इनको हासिल कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। इन्वेंशन या ह्यूमन उसके रिजल्ट में तो एंटीबायोटिक्स लाइक एस्पिरिन हो गया, वेनिला फ्लेवरिंग हो गई, हार्ट ड्रग्स हो गई, तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली आप नेचर से ऑब्टेन नहीं करते बल्कि आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेबॉर्ट्रीज के अंदर जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ किया जा रहा होता है। तो मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हर साल हम लैब्स में बना रहे होते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स नो डाउट इन्वायरमेंट पे काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक एक एक्सीलेंट एग्जांपल है उन सब्सटेंसेस की जो कि ह्यूमन इन्वेंशन के रिजल्ट में मिली है और इनके यूजेस भी काफ़ी हैं।
उसके बाद अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ में कंपेयर करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड्स होते हैं वो यूजुअली कोवेलेंट होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक के जो होते हैं वो यूजुअली आयोनिक होते हैं। फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक में जनरली वीक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर बात करें तो जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनमें ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये फोर्सेस। नॉर्मल फिजिकल स्टेट में जो ऑर्गेनिक है ये गैसेस, लिक्विड या लो मेल्टिंग सॉलिड्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको हाई मेल्टिंग सॉलिड्स के फॉर्म में मिलते हैं। फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये फ्लेमेबल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो होते हैं ये नॉन फ्लेमेबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये चूंकि नॉन पोलर होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं, तो वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होते, जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होने की वजह से आयोनाइज भी नहीं होते, इसलिए ये कंडक्शन भी नहीं करते, तो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक आयोनिक होने की वजह से कंडक्टेंस भी शो करते हैं सॉल्यूशन वगैरह की फॉर्म में। और केमिकल रिएक्शन के रेट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की एक रीज़न ये भी है कि इनके रिएक्शन काफ़ी स्लो होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़रा फास्ट और सिंपल होते हैं। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन, फैट एंड ऑयल, विटामिन वगैरह जो कि बायोमोलिक्यूल्स भी हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। अब प्रोटीन्स में इंजाइम्स भी आ जाते हैं, हार्मोन्स भी आ जाते हैं, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो इंजाइम्स वगैरह होते हैं बॉडी को रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स में ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, पैराफिन ऑयल, एल्मंड ऑयल वगैरह। ये हम ऑयल्स जो हैं वो हम प्लांट से भी लेते हैं, ज़्यादातर हम प्लांट से ही लेते हैं, लेकिन कुछ ऑयल जो होते हैं वो एनिमल से भी लिए जाते हैं। लाइक आपने सुना होगा मछली के जिगर का तेल, तो ये एनर्जी स्टोर करते हैं जो फैट्स होते हैं बॉडी में। वाइटामिन्स भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, एन के, जो कि हम डिफरेंट फूड सोर्सेज से इनटेक कर रहे होते हैं। ये हेल्दी ग्रोथ और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बहुत सारे हैं, लाइक प्लास्टिक्स, पॉलीथीन भी बोलते हैं इनको, ये पैकेजिंग वगैरह के लिए, प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर गिलास। मेडिसिन एंड ड्रग्स के तौर पे ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं, इसी तरह से एनाल्जेसिक्स हैं, बैक्टीरिसाइड्स हैं, तो ये डिफरेंट मेडिसिन हैं जो कि डिजीज़ को टैकल करने के लिए, स्लीपिंग इलनेस को, ट्राइपेनोसोमियास को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। डीडीटी ये हाउस फ्लाइज और दूसरे इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिथाइलिन ब्लू डाई होती है जो कि डिफरेंट मटेरियल को कलर देने के लिए यूज़ होती है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक भी होते हैं और ए साइक्लिक भी होते हैं। ए साइक्लिक जिनमें साइकिल नहीं होता इनको एलिफेटिक भी कहते हैं, ओपन चेन भी कहते हैं, जबकि जो साइक्लिक है इनको क्लोज चेन भी कहते हैं, रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। जो एलिफेटिक होते हैं ये फर्दर या तो सेचुरेटेड होते हैं या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं, और अनसेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो साइक्लिक होते हैं वो फिर होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। होमो का मतलब है कि रिंग के अंदर जो सारे एटम्स हैं वो कार्बन के ही होंगे, और जो हेट्रो होते हैं उसमें ये होता है कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक जो है वो फिर फर्दर एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो हेट्रोसाइक्लिक है वो भी एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं, हेट्रो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एरोमेटिक। तो एरोमेटिक यूजुअली हम कहते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग होता है उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इसकी फर्दर एक्सप्लोर हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में भी करेंगे कि जिन पे हकल रूल जो है वो उतने फार्मूला का जो भी आप देख सकते हैं कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। एलिफेटिक ओपन चेन वालों को बोलते हैं, जिनमें सेचुरेटेड भी आ जाते हैं, अनसेचुरेटेड भी। एरोमेटिक जिनमें बेंजीन रिंग होता है। एलिसाइक्लिक है क्लोज रिंग जिसमें कार्बन होता है। एपॉक्साइड्स वगैरह भी आ जाते हैं। एपॉक्साइड 3 मेंबर रिंग को बोलते हैं जिनमें एक मेंबर जो है वो ऑक्सीजन होता है। फिर बाकी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हम ऊपर बात कर चुके हैं कि जिनमें सिंगल बॉन्ड के थ्रू सारी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है वो सेचुरेटेड होते हैं। जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप्स की,
फंक्शनल ग्रुप सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो कि आपके कंपाउंड को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन कर देता है, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। लाइक अगर आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल के साथ OH लगा दें, फिर इथाइल के साथ OH लगा दें, फिर प्रोपाइल के साथ, फिर ब्यूटाइल के साथ। अब ये जो OH है यहाँ पे ये अल्कोहलिक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है, तो उन सब के अंदर अल्कोहलिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, तो इस तरह के ग्रुप को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, जो कि आपकी पूरी होमोलॉगस सीरीज जो है उसको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन कर देता है, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अल्केन्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे आ जाए वो अल्केन्स होते हैं, जहाँ पे ट्रिपल आ जाए वो अल्काइंस होते हैं। अल्कोहल जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच होता है उसे अल्कोहलिक ग्रुप कहा जाता है। ईथर्स का जनरल फार्मूला ROR होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। हेलो अल्केन्स में अल्केन के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच होता है। अमाइंस में अमाइनो ग्रुप के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जैसे कि आपके पास है इथाइल अमीन या मिथाइल अमीन, के आप मिथाइल के साथ अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप जो होता है उसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। तो अगर ये मिथाइल के साथ लगा हो तो मिथाइल अमीन, अगर इथाइल के साथ लगा होगा तो इथाइल अमीन। इस तरह ये पूरी सीरीज आप डिवेलप कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स वो होते हैं जिनमें कार्बोनिल कार्बन के C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनिल कार्बन। अगर इसके एक साइड पे हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट हो, मतलब हाइड्रोजन ना हो किसी भी साइड पे, तो ये होते हैं कीटोन्स। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होते हैं जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा देते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, तो इन्हें कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से एस्टर्स होते हैं जिनमें यहाँ पे कीटोन के साथ जो जनरल था ना, R ग्रुप था पहले, और कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप था, अगर ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो वो होते हैं एस्टर्स। उसके बाद अमाइड्स भी होते हैं कि अगर कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए तो इसे बोला जाता है अमाइड्स। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आप देखेंगे भी आगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। जैसे अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है, अल्काइंस की होमोलोगस सीरीज है, तो इन पूरी सीरीज का जनरल फार्मूला सेम होता है। जैसे अल्कोहलिक सीरीज की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH। तो अब यहाँ पे N जो है वो 1 भी हो सकता है, यानी अगर आप एक कार्बन के लिहाज से देखना चाहते हैं N2 भी हो सकता है, N3 एंड सो ऑन। और OH जो है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस पूरी सीरीज को सेम कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन कर देगा। जनरली ये होता है कि सीरीज में हर मेंबर के बाद CH2 ग्रुप का इजाफा हो रहा होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जनरल नोमेनक्लेचर। अगर आप अल्केन्स का देखें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 9 एंड डीकेन में 10। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं इनके अंदर पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही होती है, जिस वजह से इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ रही होती हैं, जिस वजह से डाउन द ग्रुप इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। फार्मूला की बात करें तो फार्मूला का मतलब हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंपाउंड की उसे हम फार्मूला बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपको बताता है कि आपके मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और कितने कितने नंबर में मौजूद है। एम्पेरिकल फार्मूला आपको सिंपलेस्ट होल रेशो के बारे में बताता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट के बारे में बताता है। और कंडेंस्ड फार्मूला जो है जब आप उन्हें मतलब फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ हैं 3 हाइड्रोजन, तो आप बॉन्ड शो ना करो, डायरेक्टली लिख दो CH3 नेक्स्ट CH2 वगैरह वगैरह, तो उनका कंडेंस्ड फार्मूला होता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, तो दो तरह का आइसोमेरिज्म हम यूजुअली देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो ये डिफरेंट आपके पास आइसोमर्स हैं पेंटेन के C5H12 के, ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पॉसिबल है। लाइक आप इसको स्ट्रेट चेन में ड्रॉ कर दें एन पेंटेन की फॉर्म में, 2 मिथेल ब्यूटेन की फॉर्म में, 2 डाई मिथेल प्रोपेन की फॉर्म में, तो ये इसके डिफरेंट आइसोमर्स हैं। इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है लेकिन ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। उसके बाद है हेक्सेन, तो हेक्सेन का भी ये है C6H14, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज है हेक्सेन के। आप इसे नॉर्मल हेक्सेन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 मिथाइल पेंटेन की फॉर्म में, 3 मिथाइल पेंटेन की फॉर्म में, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्म में, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्म में। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो हेक्सेन की है, जो कि आइसोमर्स है हेक्सेन के। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल भी सेम होता है। वो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से अराइज होते हैं कि जो ग्रुप अटैच होते हैं स्पेस में उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफर करती है। तो अगर से इसके लिए कंडीशन होती है कि पाई बॉन्ड का होना लाजमी, क्योंकि अगर यहाँ पे होता सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो है वो रोटेशन होती रहती है, उसमें फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ना होता। तो इसके लिए पाई बॉन्ड का होना कंपल्शन है। पाई बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि पाई बॉन्ड हमने पढ़ा है कि साइड बाय साइड ओवरलैप के रिजल्ट में बनता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वहाँ मतलब अबव या बिलो द न्यूक्लियर, तो इसलिए वहाँ पे फ्री रोटेशन जो है वो फिजिबल नहीं होती। तो ये सिस और ट्रांस ब्यूटेन, सिस में ये सेम ग्रुप सेम साइड पे अटैच होते हैं और ट्रांस ग्रुप में सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये आपने वैसे 1 बाय 1 भी हर ग्रुप को स्टडी करना है, चैप्टर वाइज जब आप इनको देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये होता है कि जो भी कंपाउंड आपको गिवन हो उसमें से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसा पेरेंट एक्ट करती है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने नंबरिंग देना होती है, और नंबरिंग उस साइड से देते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, 2 या 3 है, तो फिर डाई ट्राई की आप प्रीफिक्सेस भी यूज़ करते हैं। और ये होता है कि अगर आपके पास रिंग या साइक्लिक फॉर्म में है तो फिर आपने स्टार्ट में साइक्लो वर्ड लगा देना होता है। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। जैसे कि आपके पास ये कंपाउंड है, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखी, ये 4 कार्बन वाला, ये इसका पेरेंट हो जाएगा। फिर आपने नंबरिंग देनी थी। अगर आप नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 3rd नंबर मिलता। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको 2nd नंबर मिला। तो आपने उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। तो उसके बाद फिर आपने इसका पहले पेरेंट नेम लिख लिया। जैसे इसका ब्यूटेन बनेगा 4 कार्बन के रिस्पेक्ट में, और सेकंड पे मिथाइल अटैच है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो इसका नेम होगा। प्रीफिक्सेस ये याद रखनी है कि मीथेन में मेन, इथीन में इथ, और प्रोपेन, प्रोब्यूटीन, पेंटीन, ये सारी हम पहले भी देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन रिएक्शंस को आप स्टडी करते हैं वो है एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके अलावा स्पेसिफिकली आप हाइड्रोजिनेशन वगैरह देखते हैं, हेलोजिनेशन देखते हैं, स्टेरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस वगैरह। तो एडिशन की बात करें तो ये आपके पास है अल्कीन। जब आप इसमें से कुछ रिमूव ना करो, डायरेक्टली आप इसमें कुछ ऐड कर दो, इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे ये आपके पास इथीन था, ये इथेन नहीं है, ये इथीन है। तो इस इथेन के अंदर जब आपने HBr को ऐड किया तो HBr में अब एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो गया और एक साइड पे ब्रोमीन। ये तो सिमेट्रिकल है अल्कीन, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हो जाएगा। आगे ये एडिशन भी मार्कोनी-कोव्स के अंडर होती है, वो भी आगे हम देखेंगे। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें डायरेक्टली एडिशन नहीं होती बल्कि रिप्लेसमेंट होती है। जैसे नीचे आप देखें कि ब्रोमीन की रिप्लेसमेंट हो गई है हाइड्रोक्सिल के साथ, तो इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन में फर्दर SN2 भी होती है, SN1 भी होती है, यानी यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन भी होती है, बाई मोलिकुलर भी। तो ये आप अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर्स में देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो जिसमें डायरेक्टली एलिमिनेशन हो जाती है। जैसे H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ भी चुके हैं।
तो ये अब आप इसके अंदर अल्कोहल के अंदर H2SO4 को ऐड करोगे तो वहाँ से डिहाइड्रेशन कॉज करवाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल निकल जाएगा और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन, तो अब एक बॉन्ड इस कार्बन का कम हो जाएगा और एक इसका, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे थ्रू डबल बॉन्ड, इन्हें बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में ये होता है कि एडिशन या रिमूवल किसी चीज़ का नहीं होता, बल्कि इंटरनली शिफ्टिंग होती है, इंटरनली रीअरेंजमेंट होती है। जैसे ये आप प्रोपिनोल देखें तो फिर ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया और ये प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये प्रोपानॉन में यानी कीटोन में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, तो ये अल्कीन है, इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड पे अटैच हो जाएगा, एक इस साइड पे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। स्टेरिफिकेशन की बात करें तो ये आपके पास है एसिड और ये है अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल का जब आप रिफ्लेक्स करवाते हैं, रिफ्लक्स की वजह से इनका जब म्यूचुअल रिएक्शन होता है तो ऐसा रिजल्ट डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से हाइड्रोजन, ये मिलके वाटर बना देते हैं और ये जो है OC2CH3 या CH2CH3 ये वाला ग्रुप जो है ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में होता ये है कि आपका अल्कोहल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, डिहाइड्रेशन होती है और इसके रिजल्ट में आपको एस्टर्स मिल जाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आपने मीथेन का रिएक्शन करवाया Cl2 के साथ, ये वैसे हेलोजिनेशन भी है, इसमें हेलोजन की एडिशन हो रही है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे हेलोजन अटैच हो जाएगा और चूंकि हाइड्रोजन कम हो रहा है तो इस लिहाज से ये ऑक्सीडेशन भी है, और दूसरा हेलोजन की एडिशन हो रही है तो इस लिहाज से ये हेलोजिनेशन भी है। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हाइड्रोलिसिस में ये होता है कि मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है पार्ट्स में, जब आप उसमें ऐड करते हो वाटर मॉलिक्यूल में, यानी केमिकल प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स बाय द एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये आपके पास था टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसकी जब आपने हाइड्रोलिसिस करवाई, पानी में होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, जो हाइड्रोजन था वो ब्रोमीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो गया। जब ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल जो वाटर वाला होगा वो इसकी जगह पे अटैच हो जाएगा और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? बायोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत वाइड एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस कर रही होती है। इसके अलावा पॉलीमर इंडस्ट्री पूरी की पूरी बड़ा इमर्जिंग ही है आजकल काम पॉलीमर्स का, जिसमें आप बहुत सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज खुद से कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने में, फार्माकोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन वाला वो कंप्लीट हो गया। इसको आप लोगों ने अब इन डिफरेंट बुक्स से स्टडी करना है।